नमस्कार फ्रेंड्स, मैं तन्मय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके वाला पर। देखिए, आ गया आपके यूपी ट्रिपल एससी टेट के लिए बहुत ही धमाकेदार और शानदार जानदार वीडियो। और इस वीडियो में ये आपके जीएस के सारे सवालों के संग्रह को एकत्रित करके और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बनाया गया है, जो आपके इस परीक्षा के लिए काफी ही उपयोगी है। और आप इसको एक बार जरूर देखें, ताकि आप एग्जाम में जाने के बाद इसके पूरे महत्व को समझ पाएंगे। और देखिए, ये वीडियो काफी ही आपके लिए सहायक होगा। ये देखने के बाद आप यूपी टेट का जो एग्जाम होना है, उसके लिए आप एकदम से तैयार रहिएगा और समझ लीजिए कि आप पूरा तरीके से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो ये आपका वीडियो काफी आपको हेल्पफुल है। तो ये यूपी टेट स्पेशल पर जो बनाया गया है, जो आपको इस पे जारी किया जा रहा है, जीके वाला ये यूट्यूब चैनल है। तो कृपया आगे बढ़ने से पहले आप सभी इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि मेरा वीडियो जो भी आए वो आपको मिलता रहे। और ये मेरे काफी सारे वीडियो भी आते रहते हैं और प्रतिदिन जो है जीएस के भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, बिना समय ज़ाया किए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना कुछ समय गंवाए। चलिए, तो देखिए, आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये कंप्लीट आपके सिलेबस पे है और आप जैसे जैसे जाएंगे आपका सिलेबस की तरह कवर किया जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? और उत्तर है इसका परुष्णी। परुष्णी, जिसका अभी आधुनिक नाम रावी है, रावी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? और उत्तर है इसका 1/6। 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य आर्य शब्द जो है किसकी तरफ इंगित करता है? उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य मत का मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़े बड़े वंश को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं, जिसका वध नहीं किया जा सकता है उसे अघन्य बोलते हैं। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? और उत्तर है इसका गाय के लिए। गाय का वध नहीं किया जा सकता, ये ऋग्वेद बोलता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 कहता है कि मनुस्मृति मुख्यतः किस व्यवस्था से संबंधित है? मनुस्मृति जो है वो किस व्यवस्था से संबंधित है? और उत्तर है समाज व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर। उत्तर है इसमें इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मांडा नदी, मांडा जो है वो किस नदी के किनारे, सॉरी, मांडा जो है वो किस नदी के किनारे है या था? मान लीजिए था। तो उसका उत्तर है आपको चेनाब। चेनाब नदी के किनारे या मांडा, मांडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? जुड़वा जुड़वा राजधानी कहा है। और उत्तर है इसका पिग्गट ने बोला है इसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? और उत्तर है इसका लोहा। लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ वहां पे। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक भी लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित विकसित अवस्था है, उसमें किस स्थल जो है, कोई स्थल है जहां से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? और उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है स्थल है जहाँ पे घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, सिद्धार्थ किसका नाम था? बुद्ध का नाम था। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने कहां से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? कहां से की थी? उत्तर होगा अलार कलाम से। अलार कलाम जो वैशाली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तृष्णा तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? तृष्णा को क्षीण हो जाने की जो अवस्था है उसको बुद्ध ने क्या कहा है? उसको कहा है निर्वाण। निर्वाण जो है ना वो तीक्षा को क्षीण हो जाने की, यानी जो तीक्षा मतलब होता है अपनी जो क्या बोलते हैं मन से जो होता है ना उसको बोलते हैं तीक्षा। ठीक, उसको क्षीण हो जाना यानी उसको समाप्त हो जाने की स्थिति को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहें? यानी वो अपने घर के कामों में भी शादी भी करेंगे, घर में भी रहेंगे और उस जीवन को अगर व्यतीत करते हैं फिर भी बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो वैसे लोगों को हम लोग उपासक बोलते हैं। वैसे लोगों को क्या बोला जाता है? उपासक। आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कुंडल वन में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? कुंडल वन में संपन्न हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन तो यहाँ भी बन गया लेकिन इसका भी देख लिया। और शासक कौन था उस समय? तो राजा कनिष्क। कनिष्क जो था वो शासक था उस समय जो कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति की संपन्न हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अब जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो भाई पार्श्वनाथ जी थे। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 23वें तीर्थकर थे। और वो किसके पुत्र थे? तो वो पुत्र थे आपको इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन। अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ जी, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ही है एक। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। पूछ सकते हैं जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो किसकी है भाई? है ना किसी की? तो वो है आत्मा की। आत्मा की वहां पे वो मान्यता है। किसमें? जैन धर्म में आत्मा को मानता था लोग, ईश्वर को नहीं मानता था। आगे बढ़ते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला जो है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। मथुरा का जो कला है उसका संबंध सीधा सीधी जैन धर्म से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है उस पर एक कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थकों की जीवनी को जो है कल्प सूत्र नामक किताब में लिखा गया है। इसके रचयिता कौन है? ठीक है, तो यह भी एक क्वेश्चन हो गया। और इसके रचयिता कौन है? कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। याद रखिएगा, भद्रबाहु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक क्या था? मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक क्या था? तो वो अवंती का राजपाल था। अवंती का राजपाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? अशोक को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी और किसने दी थी? तो उत्तर है उपगुप्त ने। किसने दी थी? उपगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है रानी का अभिलेख। याद रखिएगा, कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो शिलालेख बनवाने का काम मतलब प्रचलन जो है वो किसके तरफ से हुआ था? तो वो अशोक, सम्राट अशोक की तरफ से ही हुआ था, इसलिए अशोक ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कहता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? यहाँ पे आ गया, समुद्रगुप्त का दरबार का कवि कौन था? तो उत्तर होगा हरिसेन। हरिसेन था वहां का कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, अब समुद्रगुप्त जब शासन से हटा तो उसका उत्तराधिकारी यानी शासन चलाने के लिए कौन था? तो उत्तर था चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि चीनी बौद्ध यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में यात्री जो चीनी बौद्ध यात्री जो था फैयान जो है आया हुआ था भारत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 कहता है कि आराम शाह की 1211 ईस्वी में हत्या करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? यहाँ पे क्वेश्चन एक भी बड़ा
कि आराम शाह की हत्या कब हुई थी, तो 1211 ईस्वी में हुई थी, और इसकी हत्या की गई और करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया भाई? तो बैठ गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है उस दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। आगे बढ़ते हैं 30 की तरफ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी आपको रजिया बेगम। रजिया बेगम जो थी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का था, इल्तुतमिश का गुलाम था, और उसका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, और वो इल्तुतमिश का गुलाम था। आगे बढ़ते हैं 32। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा भाई? बलबन बैठ गया। किस किसके आक्रमण से किसके आक्रमण से दिल्ली की रक्षा में सफल रहा? तो सफल रहा, तो बलबन तो बैठ गया, तो वो जो है कि मंगोलों के आक्रमण से, ठीक है, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में वो सफल रहा था। 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा था, ठीक है, और उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और वो इल्तुतमिश का गुलाम था। यहाँ तो आप पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की तरफ। 33 कहता है कि तुगलकाबाद में स्थित दुर्ग छप्पन कोट, ठीक है, तो छप्पन कोट कहाँ है भाई? तुगलकाबाद में है। तो तुगलकाबाद में जो स्थित दुर्ग है छप्पन कोट का निर्माण किसने कराया था? उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं के संबंध में लिखी गई पुस्तक रेहला के लेखक कौन है? मोहम्मद तुगलक के समय की जो भी घटनाएं हुई थी उस संदर्भ में एक पुस्तक लिखी गई है, उसका क्या नाम है? रेहला। यहाँ पे है रेहला। और रेहला के भी लेखक कौन है? तो उत्तर है इब्न बतूता। इब्न बतूता इसके लेखक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कहता है कि कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? इसके नाम से ही आपको मिल जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, फिरोज तुगलक ने कराया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर है बलहोल लोदी को। बलहोल लोदी जो है वो अफगान राज्य की स्थापना किया था दिल्ली के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ठीक है, इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन हो गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? उत्तर है बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और किसके बीच हुआ था? उत्तर होगा इसका हुमायूं। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो हुमायूंनामा जो है आपको गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया? तो डाक प्रथा का प्रचलन जो है वो शेर शाह ने कराया था। किसने कराया था? शेर शाह ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? हिंदू शासक कौन था? और उत्तर होगा इसका बीरबल। बीरबल जो था वो प्रथम एवं अंतिम जो है हिंदू शासक था जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि अकबरनामा की रचयिता कौन है? अकबरनामा जो अकबर के जीवनी पर लिखी गई है वो अकबरनामा, इसके रचयिता कौन है? उत्तर है अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? और उत्तर है इसका जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में वो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 45
कहता है कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? और उत्तर है इसका बीरबल। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और उत्तर है इसका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि 1887 भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? और उत्तर है इसका दादा भाई नेहरूजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने। आगे बढ़ते हैं 48। राम बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? यहाँ ध्यान रखिएगा, 1907 का जो अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने की थी। और वो कहाँ हुई थी? तो सूरत में हुई थी। तो सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राम बिहारी बोस ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 1912 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम किसने फेंका था? बम बम फेंक दिया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग पर। तो किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने फेंका था। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 कहता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम प्रयोग। और उसके बाद भारत में सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो भारत की जब बात आए तब चंपारण की बात आएगी। समझ में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि कर नहीं आंदोलन किसने चलाया? कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था? और उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। कर नहीं आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54। रोलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? और उत्तर है इसका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और ये भी पूछ सकता है ना कि असहयोग आंदोलन क्यों, किसके खिलाफ में चालू किया गया था, किसके उत्तर में चालू किया गया था? तो रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये तीनों के उत्तर में जो चालू किया था असहयोग आंदोलन। और फिर इसको बंद भी करना पड़ा था क्योंकि इसी की वजह से आपको चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? और उत्तर है इसका रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? किसने कहा था? एडॉल्फ हिटलर ने कहा था। एडॉल्फ हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और उत्तर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर, तो उसने कहा था चर्चिल ने। चर्चिल ने कहा था उनको अर्धनग्न फकीर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कहता है कि किस अधिनियम में प्रस्तावना प्रस्तावना सॉरी किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? और वो अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कहता है कि संविधान के कौन से संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला? और उत्तर है इसका 69वें संशोधन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में संविधान की कौन सी अनुसूची उल्लेखित है? और उत्तर है इसका 7वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कहता है कि किस राज्य को विभाजित करके अलग राज्य नागालैंड बनाया गया था? नागालैंड किस राज्य से विभाजित हुआ था? और उत्तर होगा असम को। कब? 1963 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63।
संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? और उत्तर है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अप्रियदर्शिता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? और उत्तर है इसका अनुच्छेद 17 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? और अनुच्छेद है 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आपके जो है यूपी टेट के स्पेशल इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और आप इतना पढ़ लीजिए, फिर जाइए, फिर देखिए मजा क्या होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? लास्ट क्वेश्चन है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? और उत्तर होगा राष्ट्रपति। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और फिर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और जाइए एग्जाम दीजिए, मस्त रहिए और फिर एग्जाम देके आइए, फिर हमको बताइए कि आपने को इस वीडियो का क्या फायदा हुआ और फिर आके मेरे चैनल को से जुड़े रहिए और फिर आपको हम नए नए वीडियो, नए नए जानकारी और नए नए करेंट अफेयर के साथ प्रतिदिन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।